हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 10 जो कि होने वाला है विजन आईएएस का। अभी जिन लोगों को भी इस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल @UPSC विद हरीश पर जा सकते हैं, ये आपको आगे भी मिल जाएगा। आज का जो टेस्ट है वो पॉलिटी का होने वाला है। इससे पहले भी टेस्ट में 9 कंप्लीट करा चुका हूँ। आप लोग जो भी अभी इस वीडियो को अभी ये लाइव मैं प्रीव्यू में डालूंगा, तो लाइव जो देख रहे होंगे वो भी जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बाकी टेस्टेड की वीडियो भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अगर जिनको देखो पर्सनल कुछ गाइडेंस से रिलेटेड, यानी कि प्रीलिम्स के आने में लगभग आज जब वीडियो बन रही है तो लगभग 65 डेज बचे हुए हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई पूछना है, तो @Harish_6969 पे बात कर सकता है। और अगर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी अदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में वरीयतक अनुक्रम की बात करते हैं। तो यहाँ पर संविधान में कुछ क्रम दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले कौन आएगा। ये वरीयता क्रम क्या काम आता है? ये वरीयता क्रम काम आता है जैसे कि जब भी कोई फंक्शन होते हैं तो वहाँ पर किस आदमी की किस हिसाब से सीट लगनी है, यानी कि राष्ट्रपति के बगल में कौन बैठेगा, उसके बाद में कौन बैठेगा, ऐसे सीट क्रम यहाँ पे तय होता है। तो हम इसे समझ लेते हैं वरीयता अनुक्रम में कौन आता है। देखिए, पहले पूछा हुआ भारत के मुख्य न्यायाधीश, यूपीएससी के अध्यक्ष, मंत्रिमंडलीय सचिव। यहाँ पे स्टेटमेंट्स में आप ऑप्शंस में देखेंगे 1 2 3 A1 3 2 एंड ये हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे किस हिसाब से आता है। पहले आपको सबको पता होगा, पहले क्रम पे कौन आते हैं, आपके प्रेसिडेंट आते हैं। दूसरे नंबर पे जो आप कहेंगे ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। तीसरे नंबर पे आपके आएंगे प्रधानमंत्री, और फोर्थ पे आ जाएंगे आपके स्टेट्स के राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल आने के बाद में फिफ्थ नंबर पे कौन आ जाता है आपके, या तो कौन आएगा जो कि पूर्व राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, पूर्व प्रेसिडेंट आ जाएंगे, और यहीं पे उप प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आएंगे। और यहाँ पे छठे नंबर पे आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, या लोकसभा के स्पीकर। ये दोनों का पद समान होता है, लोकसभा स्पीकर और CJI। ठीक है, इस हिसाब से देखेंगे। अभी जैसे मंत्रिमंडलीय सचिव की बात करेंगे, ये 11वें नंबर पे आते हैं। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके का समकक्ष पद होता है। तो आप देखेंगे ये 11वें नंबर पे यहाँ पे आते हैं। 9 पे यूपीएससी के अध्यक्ष आते हैं, और 6 नंबर पे मैंने बताया आपको CJI आते हैं। अब पहला देखेंगे CJI आएंगे, तो 1 2 3 के हिसाब से अगर क्रम बन रहा है तो आंसर होने वाला है 1। बाकी का क्रम आप जाके अपनी लक्ष्मीकांत में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखिए, अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक डायरी ले लेंगे, डायरी में आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसके आगे सही हुआ गलत हुआ उसके आप देखिए क्यों गलत हुआ, रीज़न क्या रहा कि ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं। अभी क्या करेंगे, जब मान लीजिए अगर गलत हो रहा है, अब सपोज दैट मैं ये क्वेश्चन करके बताता हूँ। हम एशियाई शेयरों की बात करते हैं। ठीक है भाई, ये IUCN में आता है, वल्नरेबल रेड सूची IUCN की होती है, यहाँ पे वल्नरेबल की सूची में है। तो देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इतना तो मुझे समझ में आएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे इंडेंजर्ड होता, सपोज मुझे लग रहा है कि इंडेंजर्ड है, तो आप इस क्वेश्चन को ठीक कर रहे हो। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या करो, अभी वल्नरेबल नहीं हो तो आप यहाँ पे इंडेंजर लिख दो अपने नोट्स में, या फिर आप जो टेस्ट की PDF होती है उनमें, या हार्ड कॉपी जो आपके पास होती है वहीं लिख दो कि मुझसे ये गलती हुई थी, इस वजह से ये यहाँ पे गलत हो रहा है। नेक्स्ट जब टेस्ट दे रहे हो तो इन सबको रिवाइज करो, उसके बाद टेस्ट दीजिए, फिर आपकी गलतियाँ बहुत कम हो जाएंगी और आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी एक डायरी में ये सब चीज़ें लिखेंगे, उसके बाद आप ये सब कंप्लीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आधे घंटे 1 घंटे में आपका पूरा टेस्ट 100 क्वेश्चंस का आपका रिवाइज हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी लोग आप कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अभी देखेंगे हम एशियाई शेर की बात करते हैं, एशियाई शेरों की बात करते हैं। एशियाई शेरों को क्या कहा जाता है? एशियाई शेरों को पैंथेरा लियो पर्सिका। ठीक है, तो पैंथेरा लियो पर्सिका कहा जाता है। देखिए, कुछ लोग कुछ जल्दी में लिख दिया जाता है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो ये क्या है, ये शेरों की उप प्रजाति, ये शेर की प्रजाति डायरेक्ट नहीं है, ये शेर की उप प्रजाति। अब कहाँ पर पाया जाता है? इसकी उपस्थिति मध्य पूर्व में पाई जाती है, दक्षिण एशिया में मिल जाता है, दक्षिण यूरोप में मिल जाता है। भारत में केवल गुजरात के गिर में ये पाया जाता है। अब ये IUCN की जो स्थिति है वहाँ पे वल्नरेबल की स्थिति में बिल्कुल सही है। वर्तमान में गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है, बिल्कुल सही है। तो C इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन 3 में देखना है हमें, राज्य विधानसभा के विघटन के बाद भी राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हमेशा मौजूद होनी चाहिए। दूसरा देखेंगे, राज्यपाल को अपनी शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के लिए हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह का पर कार्य करना होता है। देखिए, अभी कह रहा है राज्यपाल को हमेशा कार्य करना होता है। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए कि राज्यपाल को हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं भैया, उसकी कुछ संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं जो कि संवैधानिक होती हैं, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को करिए। देखिए, 1 2 इसमें भी है तो हमने ये एलिमिनेट कर दिया। अब हम 50-50 में आ गए, या 50 A आंसर होगा या B होगा। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी संविधान में राज्यपाल की संतुष्टि की मंशा जाहिर की गई है
वहाँ संतुष्टि राज्यपाल की व्यक्तिगत होती है, न कि मंत्रिपरिषद की। ये गलत होता है, यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं होती है, वो मंत्रिपरिषद की होती है, क्योंकि कहा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। अब ये कहाँ पर लिखा गया है, ये आर्टिकल 163 के अंदर लिखा है कि हर समय उसके मंत्रिपरिषद की होनी चाहिए उसकी सलाह के लिए, ठीक है। और ये किसने कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1971 के निर्णय में कहा था भैया हमेशा एक मंत्रिपरिषद मौजूद होनी चाहिए। सलाह पर न्यायालय इसकी पूछताछ नहीं कर सकता। अब जो सलाह है वो सलाह जो दी जाती है उस पर कोई न्यायालय की पूछताछ नहीं की जा सकती, इसके लिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, संघ की कार्यकारी शक्तियों। अभी कार्यकारी शक्तियां पूछा है, एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसे समवर्ती विषयों पर पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्राप्त है। अब आपको बताइए कि कॉमन सेंस लगाइए, समवर्ती विषय है। अब देखिए 3 तरह की सूचियां होती हैं, एक होती है स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट, कॉन्करेंट और जो सेंटर की है यानी कि राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची। अब समवर्ती सूची में वो विषय शामिल किए गए हैं जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों का कानून बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे समवर्ती विषयों पर पूर्ण कार्य अधिकार प्राप्त है। देखिए भैया यहाँ पर पूर्ण कार्य अधिकार केंद्र को प्राप्त नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो शक्ति है, यहाँ पर जो समवर्ती विषयों पर जो शक्ति है वो मुख्य रूप से राज्यों में निहित हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से राज्यों में निहित शक्तियाँ हैं। दूसरा, हम देखेंगे किसी भी संधि या समझौते के मामले में केंद्र की कार्यकारी शक्ति संपूर्ण भारत पर विस्तृत है, ठीक है। ये आर्टिकल 253 में लिखा गया, आर्टिकल 253 के अंदर लिखा है, किसी भी संधि समझौते के मामले में केंद्र की कार्यकारी शक्ति संपूर्ण भारत पर विस्तृत की जाती है, तो इसलिए इसका आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके आसानी से किया जा सकता है। अब समझते हैं कि स्थानीय सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति भारत में वास्तविक राजकोषीय संघवाद को प्राप्त करने में बाधा है। स्थानीय सरकारों की कर संग्रह और कराधान शक्तियां अपर्याप्त हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अभी अब लाइव भी देख रहे होंगे या जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे पॉइंट्स को समझना होता है। मैं अपने टेस्ट में हमेशा आपके थोड़ा सा बेसिक भी बताता हूँ, हो सकता है जिनका बेसिक क्लियर हो अच्छी बात है, बट बहुत से लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होता है, वो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे राजकोषीय संघवाद क्या होता है, तो राजकोषीय संघवाद क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में वित्तीय जो शक्तियाँ हैं और संसाधनों का जो वितरण है वो होता है राजकोषीय संघवाद। अब ये कहाँ पे दिया गया है, राजकोषीय संघवाद की बात करता है, ये आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक दिया गया है, और ये कहाँ पे भाग 11 में। अब ध्यान रखिएगा, भाग 11 में दिया गया है राजकोषीय संघवाद, आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक। ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये कह रहा है कि स्थानीय सरकारों की जो कमजोर की वित्तीय स्थिति है ये राजकोषीय संघवाद को प्राप्त करने में बाधा है। देखिए स्थानीय सरकार जो है इनको क्यों, अब देखिए ये क्या है, भूमि कर नहीं ले सकते, भूमि कर नहीं ले सकते, टोल टैक्स जो लगाते हैं टोल टैक्स इनको नहीं मिलता है। ये क्या कर लेते हैं, ये मनोरंजन कर ले सकता है, संपत्ति कर लगा सकता है, बस ये यहाँ पर भूमि कर और टोल कर नहीं ले सकते, इसलिए ये राजकोषीय संघवाद में बाधा है। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब दूसरा हम देखेंगे, स्थानीय सरकारों की कर संग्रह और कराधान शक्तियाँ अपर्याप्त है। बिल्कुल सही बात है, जब कराधान की शक्तियाँ अपर्याप्त होंगी तभी तो उनके बीच में पैसा नहीं आएगा, तो राजकोषीय संघवाद प्राप्त करने में बाधा होगी। तो इसका कथन 1 और 2 दोनों सही, कथन 2 1 की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, में से वह भारत की संचित निधि पर भारित है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं, वह भारत की संचित निधि पर भारित है। अब यहाँ कॉमन सेंस लगाइए, पहले देखो यहाँ पे हम देखते हैं आंसर्स में क्या है। आंसर में आप देखिए कौन सा ऐसा है जो सब में है। देखिए या तो हम 3 देखेंगे कि 3, और यहाँ पर हम देखेंगे 4, तो कौन सा है 4 और 3 को हम पहले पढ़ते हैं। देखिए ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है। अब इसमें तो कन्फ्यूजन है भाई, हो सकता है जो लोन ले रखा है सरकार ने तो उसके लिए क्या संचित निधि पर लोड पड़ेगा। दूसरा देखिए संसद सदस्यों की पेंशन। अब आप पेंशन वर्ड को समझ लीजिए कि क्या पेंशन संचित निधि से दी जाएगी, तो यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो भैया, ये तो यहाँ पे गलत होने वाला। अब देखिए आप 4 को एलिमिनेट कर दिए भाई, 4 गलत है। अब जहाँ पे किस किस में 4 है, 4 इन 3 स्टेटमेंट में, तो आप इनको एलिमिनेट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया बी। ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे, बट यहाँ एक्सप्लेनेशन है, यहाँ मैं बताऊंगा। ऐसा यूपीएससी के अंदर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको बाकी क्वेश्चंस को समझने में भी टाइम देना है। संचित निधि पर भारत कौन कौन होते हैं, देखिए अब यहाँ पर कहेगा ये कि 5वां क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कैग जो कार्यालय है उसका प्रशासनिक व्यय होता है, जो कि भारत निर्वाचन आयोग का यहाँ पर प्रशासनिक व्यय इसमें शामिल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कैग और कैग का यहाँ पर कैग भी और कैग के प्रशासन जो कार्यालय है उसका प्रशासनिक व्यय, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग का जो है चुनावों से यानी कि निर्वाचन संबंधी जो है, निर्वाचन के लिए जो व्यय वो खर्च कर रहा है पैसा, वो इसमें शामिल होता है, ना कि प्रशासनिक व्यय। तो इसलिए 5वीं यहाँ पे गलत हो जाता है। यहाँ भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में अगर एलिमिनेट करना नहीं आता तो। और दूसरा क्या है, राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपसभापति, उनका पैसा जो है मतलब उनका जो व्यय है वो संचित निधि पर भारित होता है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का होता है। यूपीएससी का प्रशासनिक व्यय भी इसी पर शामिल होता है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के
प्रशासनिक व्यय भी यहाँ पर शामिल होता है, तो इसलिए आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर मामलों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर पूछा हुआ उपयुक्त में से कितने मामलों में राज्यपाल को परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है, यानी कि ऐसी कोई कंडीशंस बन जाती है जहाँ पर सिर्फ राज्यपाल अपने विवेक से फैसला ले सकता है, ना कि वो संविधान में उल्लिखित है। अब देखेंगे, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। अब आपको सबको पता होगा आर्टिकल 200 में ये लिखा हुआ है, तो ये परिस्थितिजन्य नहीं है भाई, ऐसी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। आर्टिकल 200 यहाँ पर पढ़ लीजिएगा गूगल पे डाल के, तो ये तो यहाँ पे आंसर में नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो संविधान में दिया हुआ है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश अब ये कहता है आर्टिकल 365 में दी गई है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होने वाला, परिस्थितिजन्य तो ये है भी नहीं। अब तीसरा हम देखेंगे, राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ऐसा भी हो सकता है, परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार क्या होते हैं, ऐसे विवेकाधिकार जो अपने विवेक से वो लेंगे, और ये इसमें जैसे सीएम की नियुक्ति करना है, जैसे कि मृत्यु हो जाती है या बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है, या फिर गठबंधन दल में से सीएम बनना है, तो वो उसके परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास में ये कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं, तो इसका आंसर होने वाला है 1, यानी कि केवल ए सही है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, उपयुक्त में से किन राज्यों के मामले बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है कि उनमें मंत्रिपरिषद का एक जनजातीय कल्याण मंत्री हो। अब देखिए, ये कह रहा है कि कुछ राज्य हैं जिनमें संविधान में ये प्रावधान है। अब ये ध्यान रखिएगा कि संविधान में ऐसे प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद में एक जनजातीय कल्याण मंत्री हो। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, एलिमिनेट करना है तो देख लीजिए कि क्या एलिमिनेट किया जा सकता है। 3 और हम 5 को देखेंगे। अब 3 को देखेंगे कि बिहार। अब आप बिहार को देखेंगे तो बिहार में जो है ये पहले था, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये पहले था, बाद में इसे अमेंड करके हटा दिया गया, तो ये यहाँ पे नहीं होने वाला। 3 यहाँ है, देखिए 3 जिसमें है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, आपका आंसर आ गया इसका बी, यानी कि एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अब देखिए छत्तीसगढ़ के साथ में अभी क्या है, झारखंड जो है, झारखंड इसमें ऐड किया गया है कब, 94 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2006 के अंतर्गत जोड़ा गया। ये ध्यान रखिएगा, बिहार पहले था लेकिन अब नहीं है। राज्यपाल सीएम की सिफारिश भी की नियुक्ति कर सकता है, जैसे राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है सिफारिश की, यहाँ पर मतलब सीएम की सिफारिश नहीं, सॉरी, सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है ऐसे मंत्री की, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संसद में कोई सीट किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकती है। अब कॉमन सेंस लगाई भाई, किन स्थितियों में, या तो आदमी जो सांसद है उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो त्यागपत्र देता है, आदि आधारों पर हो सकती है। यदि सांसद मतदान के संबंध में अपने दल में निर्देशों की अवहेलना करता है, तो इस आधार पर भी देखिए दल बदल अधिनियम लग जाएगा क्या यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ देखेंगे शेड्यूल 10 है, यहाँ पर किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकती है ये पूछ रहा है, तो शेड्यूल 10 में रिक्त हो सकती है दल बदल के आधार पर, तो ये भी यहाँ पे सही होने वाला है। दूसरा देखें, यदि कोई सांसद अनुमति के साथ में 90 दिनों तक अधिक समय तक संसद की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। और देखिए सबको अगर याद होगा तो ये 60 दिन होता है, 90 दिन नहीं होता है, 60 होता है, तो इसलिए 2 गलत कर दीजिए, जहाँ पे 2 हो आंसर में वो एलिमिनेट करिए, आपका आंसर आ गया। अब हम पढ़ लेते हैं, यदि कोई दोषी सांसद कारावास की अवधि की प्रभाव किए बिना अयोग्य ठहराया जाता है, भैया अगर 2 ईयर या प्लस का इसको कारावास होता है तब उसकी सीट रिक्त की जा सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे गलत हो सकता है। अब हम देखेंगे कि और कौन सा आधार है, यदि किसी सांसद के निर्वाचन को सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई अनियमितताएं बढ़ती जाती हैं, तो इस आधार पर न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है, तो ये भी सही होने वाला। अब यहाँ मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि आर्टिकल 101 इस आधार पर भी हो सकता है। आर्टिकल 101 एक का ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड याद करने का तरीका क्या है, 101 यानी कि एक सीट यहाँ भी जीत गया, एक यहाँ भी जीत गया। जैसे कि क्या करेगा, लोकसभा या राज्यसभा में दोनों में इलेक्शन जीत जाता है तो एक सीट उसको खाली करनी पड़ेगी। दूसरा है आर्टिकल 102, वहाँ पे यहाँ पे 101 में लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है लोकसभा और राज्य के विधानमंडल में भी कहीं सीट जीतता है तो एक सीट उसको खाली करनी पड़ेगी। आर्टिकल 102 में क्या लिखा गया है कि लाभ का पद धारण करने वाला हो, विकृत चित्त हो जाए, दिवालिया हो, विदेशी नागरिकता कर ले या विदेशी के प्रति निष्ठा रख ले, संसद विधि के द्वारा निर्धारित कर सकती है, तो ये आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है। जिनको याद ना हो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ पूरा एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप सब लोग का बेसिक तो क्लियर ही होगा। 10 देखते हैं। अब ये भी देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन आजकल यूपीएससी पूछ रहा है, जैसे कि राष्ट्रपति के इलेक्शन पे पूछ लिया किस राज्य का कितना महत्व है या कौन किस राज्य का कितना भार है, उस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी उसी के देखिए प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा हुआ है शेड्यूल 10 से।
दल बदल में जैसे कि दल ए सत्तारूढ़ दल की संसद को एक निर्वाचित सदस्य दल के नेतृत्व से निराश हो जाता है और वह दल की नीतियों और निर्णयों के खुलेआम आलोचना करता है। अंततः वह दल बी में शामिल होने का निर्णय लेता है। तो यहाँ पूछा परिस्थिति में दल बदल विरोधी कानून लागू होगा। भैया वो अगर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाएगा, अपने दल से निर्वाचित हो गया, तो बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर उस पर दल बदल एक्ट में लग जाएगा। अब काफ़ी करीबी मुकाबले के बाद किसी भी दल को सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, वह सी दल में स्वतंत्र, देखिए अब यहाँ ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र सांसदों के समर्थन से सरकार बनाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण फ्लोर टेस्ट के दौरान 2 स्वतंत्र सांसद सी के विरुद्ध मतदान करते हैं, जिससे दल की हार हो जाती है। तो भैया जो स्वतंत्र सदस्य है वो मतदान करने के लिए भी स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र जो सांसद चुन के आता है, अगर डायरेक्ट इलेक्ट होकर स्वतंत्र हो आ रहा है तो वो 6 माह के बाद में किसी दल में सदस्यता हासिल कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। उस आधार पर उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो ये यहाँ पे गलत होगा, स्वतंत्र मतदान कर सकता है ये। तीसरा हम देखेंगे कि केंद्र सरकार में दल में जेड संबंधित एक कैबिनेट मंत्री एक प्रमुख नीतिगत निर्णय में असहमत है, वह सार्वजनिक रूप से असहमति व्यक्त करता है और संसद में एक महत्वपूर्ण मतदान के दौरान दल के विहप का पालन करने से इनकार कर देता है। तो ये भी गलत है। तो देखिए ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। सॉरी, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे विहप का पालन करने से इनकार कर रहा है, तो उसकी जो है दल बदल विरोधी उस पर लग जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है ये केवल 2 सही होने वाला। अब ये इन सब का ध्यान कौन रखेगा भाई? वो दल के विरुद्ध वोट किया है, तो कौन ध्यान रखेगा? सचेतक। अब ये सचेतक के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के महान्यायवादी के में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में पूछा हुआ था कि महान्यायवादी कहाँ दिए गए हैं? आर्टिकल 76 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, महान्यायवादी। अब इनकी सहायता के लिए कहाँ पे? आर्टिकल 76 में। अब ये क्या है कि इंग्लैंड की तरह भारत के महान्यायवादी कैबिनेट का सदस्य होता है। अब आपको पता होगा भाई वो कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक तो गलत हो जाता है। दूसरा देखेंगे, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति संसद में बहुमत द्वारा पुष्ट की जानी चाहिए। भैया संसद में नहीं होती, वो तो गलत बात है, इसलिए आंसर होगा। देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और यही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। क्या क्या अर्हता है, यानी कि क्या क्या योग्यता हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य बराबर ही इसकी योग्यताएं, 10 साल वकील रहा हो, न्यायाधीश रहा हो 10 साल तक ही, भारत का नागरिक हो, संविधान का ज्ञान हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूँ ये जो है महान्यायवादी, इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है, एक सॉलिसिटर जनरल होता है इसकी, यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये होते हैं। तो ये इसकी नियुक्ति कौन करती है? इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, इनकी हेल्प के लिए, यानी कि महान्यायवादी की हेल्प के लिए SJI होता है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? सरकार करती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर संकल्प और उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक हित, संकल्प का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक हित के मामलों में की ओर सदन या सरकार का ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, सभी संकल्प प्रस्ताव होते हैं, लेकिन सभी प्रस्ताव संकल्प नहीं होते। ये तो उस तरह की बात कह रहा है कि जैसे सभी वित्त विधेयक नहीं है, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, तो इस तरह की बात है। तो हम यहाँ समझेंगे। पहले बात तो हम पूछते हैं संकल्प क्या होता है और प्रस्ताव क्या होता है। देखिए प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव है एक तरह से, प्रस्ताव को इंग्लिश में कहा जाता है मोशन। ठीक है, मोशन। और यहाँ पर संकल्प को क्या कह दिया जाता है? रेजोल्यूशन। तो ये ध्यान रखिएगा, मोशन और रिजोल्यूशन। अब क्या है, देखिए मोशन ही रिजोल्यूशन होता है। अगर मोशन को एक्सेप्ट कर लेती है सरकार, संसद, तो यही रिजोल्यूशन बन जाता है। अब रिजोल्यूशन की बात हम करते हैं। देखिए कभी कभी, अब आप ध्यान रखिएगा, संकल्प से समझिए कि भाई मैं संकल्प लेता हूँ, उस तरह से याद रखिएगा। तो यहाँ पर किस तरह से कि कभी कभी ये कानूनी रूप से बाध्यकारी भी हो जाता है। इस तरह से क्या किया जाता है? देखिए मोशन क्या है? मोशन एक औपचारिक सुझाव होता है। यहाँ पर क्या है कि सदन का जो है निर्णय की बात होती है। यहाँ पर अगर इसे एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर वोटिंग की जाती है, वोटिंग के बाद में ये रिजोल्यूशन बन जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, मोशन ही रिजोल्यूशन बन जाता है। तो इसीलिए यही कह रहा है कि सभी संकल्प जो प्रस्ताव होते हैं, लेकिन सभी प्रस्ताव संकल्प नहीं होते, क्योंकि कुछ मोशन तो ऐसा होता है जिन पे क्या नाम है, वोट नहीं कर सकते, यानी कि जिनको स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होने वाला है सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 13 देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में सुर्खियों में रहा? पांडुवुल्ला गुट्टा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखिए पांडुवुल्ला गुट्टा है क्या? तो देखिए अभी दो क्या है, भारत ये क्या है, जियो हेरिटेज साइट है, जियो हेरिटेज साइट है ये। अब ये कौन है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जो है इसको करता है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है, GSI, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको करता है। तो अभी ये क्या है, तमिलनाडु का, तेलंगाना का पहला है। तो फर्स्ट है तेलंगाना का पांडुवुला
गुट्टा। अब पांडुपुला गुट्टा है क्या? देखिए हिमालय से भी पुराना है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टेटमेंट बन सकते हैं। क्या यह हिमालय से भी पुराना है? हाँ, यह हिमालय से भी पुराना है। पुरापाषाण कालीन इसमें शैल चित्र पाए गए हैं, जैसे कि बाइसन, बाघ, मृग, तेंदुआ, ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे कि स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पर मिलता है, स्क्वायर मिलता है, गोला ऐसे राउंड मिल जाता है, सर्किल, तो इस तरह से स्वास्तिक का चित्र भी यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर हथियारों में धनुष मिलता है, बाण मिल जाते हैं उसी में, और फिर आप देखेंगे तलवार मिलती हैं, सूल मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी भारत में जो है दूसरा कहाँ पे है? एक और है रामगढ़ क्रेटर। अब एक और है, ये तो इसका आंसर होता है बी। दूसरा है रामगढ़ क्रेटर, और रामगढ़ के नाम से समझ जाइए, आर से समझिए, राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पे? बाना जिले में। अभी इसमें ये 3.5 से 4 किलोमीटर तक का ऐसा क्रेटर है कि, और फिर यहाँ पे इसके बीच में क्या है? एक है रामगढ़ मंदिर, ठीक है। तो रामगढ़ मंदिर यहाँ पे है, इस तरह से याद रखिएगा। रामगढ़ क्रेटर है, इसके बीच में एक मंदिर बना हुआ है, 3.5 से 4 किलोमीटर का इस एरिया है ये, ठीक है। अब ये क्यों बनाए जाते हैं भाई? जियो हेरिटेज साइट्स को क्या मतलब है बनाने का? देखिए इनकी क्या अद्वितीय भूगर्भिक विशेषताएं होती हैं, जीवाश्म विज्ञान होता है, स्तरक्रम विज्ञान हो जाता है, ठीक है। मान लो एक तरह से मान लो कि ये स्पेशल होते हैं, इस तरह से याद रखिएगा, ये स्पेशल होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब राज्यपाल की जब भी ऐसे याद आए अध्यादेश जारी, अच्छा 213 आर्टिकल 213, ये ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति कब कर सकते हैं? आर्टिकल 123, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 123 में क्या करना है? सिर्फ 2 को उठा के आगे रख दो और फिर एक देखो 213, उसमें राज्यपाल आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे समझेंगे, जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि समान प्रावधानों वाले विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ठीक है। समझते हैं अभी। अब यहाँ कह रहा है राज्यपाल राज्य विधानमंडल से संबंधित सभी मामलों में, देखिए सभी मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अभी कह रहा है राज्य विधानमंडल संबंधित सभी मामलों की बात कर रहा है। ऊपर कह रहा है कि अगर यदि कोई ऐसा विधेयक है जो यानी कि सेंटर की बात, मतलब विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की जरूरत होती है तो उसे राष्ट्रपति के बिना निर्देश का अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है सभी मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी कर सकता है, तो इसमें से एक तो यहाँ गलत होने वाला है, तो यहाँ सभी मामले, तो ये गलत हो जाता है। तीसरा हम देखें, राज्यपाल को अध्यादेश अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति से निर्देश की आवश्यकता तभी होती है जब वह सीधे तौर पर किसी केंद्रीय कानून का खंडन करता हो, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। खंडन नहीं करता सीधे तौर पर, ऐसे कोई जरूरत नहीं होती है। राज्यपाल को कोई भी अध्यादेश जारी करने से पूर्व सदैव राष्ट्रपति के निर्देशों की आवश्यकता होती है, तो ये भी गलत हुआ। देखिए ये सेम ही बात कह रहे थे बी और सी, इसलिए इसका आंसर होने वाला है ए। याद रखिएगा ए इसका आंसर है, यानी कि राज्यपाल का जो अध्यादेश करने की शक्ति है वो संवैधानिक सीमा और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अधीन है, ये याद रखें। इसका आंसर होने वाला है ए। आई होप आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा कि आंसर क्या होने वाला है। प्रथम चरण से शुरू उपयुक्त चरणों का वर्णन कीजिए। देखिए अभी क्या है कि ये बजट पे पूछा हुआ है, इस डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से हुआ है? आर्टिकल 112 से, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहले क्या प्रोसेस होती है, अब मैं समझाता हूँ आपको प्रोसेस क्या होती है। पहले हम इस पर समझेंगे, अब इसको कॉमन सेंस से आप करने की देखिए, क्योंकि आंसर में देखिए पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो हम पहले देखेंगे 3 पे, देखते हैं कि क्या है। तो 3 पे विभागीय समितियों, स्थायी समितियों द्वारा जांच करना, तो स्थायी समितियों द्वारा जांच करना, ठीक है, समझते हैं। उसके बाद में क्या दिखाया हुआ है? 2। अब यहाँ पे वित्त विधेयक पारित करना। देखिए वित्त विधेयक सबसे अंत में पारित होता है भाई, ये याद रखिएगा। तो वित्त विधेयक सबसे अंत में पारित होता है। अब ये तो 2 आगे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 अंत में कहाँ पे है उसी को समझ लीजिए। 2 अंत में यहाँ पे, बाकी किसी में नहीं, तो इसलिए एलिमिनेट कर दीजिए। अगर 1 आपको पता था तो आंसर होने वाला है ए। अब हम समझते हैं क्या होता है। देखिए पहले, सबसे पहले क्या होता है, आर्टिकल 112 के साथ बजट पेश किया जाता है, आम बहस होती है। आम बहस होने के बाद में क्या होगा, विभागीय समितियों द्वारा उसकी जाँच की जाएगी। जाँच करने के बाद में अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। अनुदान मांगों पर चर्चा करने के बाद विनियोग विधेयक पर विचार करना होता है, उसे पारित किया जाता है। उसके बाद में वित्त विधेयक पारित होता है, फिर राष्ट्रपति की यानी कि प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। तो इसलिए ये इसका एक प्रोसेस होता है। वित्त विधेयक पारित करने में क्या होता है, उस समय कराधान के उपाय किए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर चर्चा होती है, मतदान होती है, और साथ में गिलोटीन भी, अगर कभी कभी गिलोटीन की जरूरत होती है तो गिलोटीन प्रस्ताव की यहाँ पर किया जाता है। तो इसलिए आंसर होने वाला है एक। केवल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में सुर्खियों में रहा ड्रैगन फ्लाई मिशन। क्या? अब ड्रैगन फ्लाई समझ लीजिए भाई, ड्रैगन कौन यूज़ करता है? ये ड्रैगन ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ लोग यूज़ करते हैं, तो बस इसी से आप समझ लीजिए कि यह पुनः प्रयोज्य रॉकेट विकसित करने हेतु स्पेस एक्स का एक मिशन है, ठीक है। नहीं समझता भाई, सूर्य के अध्ययन के लिए एरोस्पेस एजेंसी जाक्सा का मिशन है। चीन का अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा के अंडाकार
वाले भाग की जांच करना। ये शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर जीवन की संभावना का पता लगाने के लिए नासा का एक मिशन है। तो अब आप समझिएगा कि भाई अब क्वेश्चन को आप करने की सोचेंगे कि भाई ड्रैगन फ्लाई भाई चाइना करता है तो हम इसे टक से आंसर लगा देंगे सी, लेकिन यूपीएससी भी आपको इसी तरह से फंसाता है। भाई ये इसका आंसर नहीं होने वाला, ना ये इसका आंसर नहीं, ये है ये। ठीक है, देखिए क्या है कि टाइटन चंद्रमा का एक शनि का एक बड़ा वो चांद है टाइटन। इस टाइटन पर जीवन की संभावना का पता लगाने के लिए नासा का एक मिशन है। अब हम समझते हैं क्या है। ये मिशन 2028 में जाएगा। कब पहुंचेगा? 2034 में पहुंचेगा, लगभग 6 साल लगेंगे। उनसे पहले 1997-98 में भेजा गया था, 2004 में पहुंचा था। किसने भेजा था? यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भेजा था, साथ में इतालवी ने भेजा था और साथ में नासा ने भेजा था। देखिए मैं थोड़ा लिखने में टाइम लग जाता है इसलिए साफ नहीं लिख पाता हूँ, तो थोड़ा सा समझ लीजिए जो बोल रहा हूँ। अब ये क्यों है भाई? पृथ्वी की संभावना पता लगाने के लिए जीवन की क्या है। देखिए जिस हिसाब से हमारी पृथ्वी पर 3.5 अरब साल पहले का जो वायुमंडल था, ऐसी ही सिचुएशंस यहाँ पे, ऐसी सेम कंडीशन टाइटन पर ही मिल रही हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके नीचे महासागर भी मौजूद है, इसलिए वहाँ पर जीवन की तलाश के लिए इस पर खोज की जा रही है। ठीक है, इससे पहले जो मिशन भेजा गया था मैंने बताया वो कैसिनी ह्यूजेंस मिशन था। कौन सा? कैसिनी ह्यूजेंस मिशन था, ये 2004 में पहुंचा था, 2017 तक इसने वर्क किया था। कैसिनी ह्यूजेंस मिशन, ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। उपयुक्त राज्यों में कितने में द्विसदनीय विधायिका? देखिए याद रखिए भैया, द्विसदनीय विधायिका कहाँ है? ऊपर के 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कि और राजस्थान यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो राजस्थान यहाँ पे नहीं होगा। बाकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, साथ में महाराष्ट्र, तो ये 6 राज्यों में है। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था है। कौन सी? द्विसदनीय जो क्या है, वैकल्पिक व्यवस्था है, याद रखिएगा। इसलिए इसका आंसर होने वाला है केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मीथेन सेट क्या है? तो मीथेन सेट क्या है? तो मीथेन एक सैटेलाइट, मीथेन सेट एक सैटेलाइट भेजे गए हैं। सैटेलाइटों का एक समूह टाइप है, और समझ लीजिए इसका प्रक्षेपण स्पेसएक्स रॉकेट ने द्वारा किया गया। हाँ बिल्कुल सही है, फाल्कन 9 ने ये भेजा है, फाल्कन 9 इसका सही है। वैश्विक स्तर पर मीथेन के उत्सर्जन को ट्रैक करता है, बिल्कुल सही बात है, मीथेन के उत्सर्जन को ट्रैक करता है, सही है। इससे उत्पन्न डेटा को लगभग वास्तविक समय पर निःशुल्क सार्वजनिक किया जाएगा, ये भी इसका बिल्कुल सही आंसर। अब बात करेंगे हम स्पेसएक्स कब स्थापित किया गया था। स्पेसएक्स जो कंपनी है ये 2002 में स्टैब्लिश की गई थी। ये मिशन कब भेजा गया? ये मार्च 2024 के अंदर में भेजा गया। कहाँ से भेजा गया भैया? फाल्कन 9 कैलिफोर्निया से भेजा गया, ये याद रखिएगा, कैलिफोर्निया से। अब आपको देखिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं अलग से देता हूँ जो कि टेस्ट में नहीं होती है। क्या यूज़ करता है? ये यूज़ करता है, देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, स्पेक्ट्रोमीटर किस चीज़ में यूज़ होता है? तो देखिए पृथ्वी के ऊपर ऐसे सैटेलाइट घूम रहा है तो वो पृथ्वी को स्कैन करेगा। वो स्कैन करने के लिए क्या यूज़ कर रहा है? स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करेगा। ध्यान रखिएगा, अर्थ को स्कैन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया जाने वाला है। तो इसका आंसर तो सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसके देय वेतन भत्तों को संसद द्वारा निर्धारित अनुपात में राज्य द्वारा साझा किया जाता है। देखिए भैया ये संसद द्वारा नहीं किया जाता, ये किया जाता है आपके प्रेसिडेंट द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल को ऐसे वेतन भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद द्वारा निर्धारित होंगे, ये बिल्कुल सही है। इसका तय संसद ही करेगी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का करें तो उस समय राष्ट्रपति के पास में ये राइट्स हो जाते हैं। तो ये देखेंगे हम, इसका आंसर एक गलत है तो दूसरा सही है, डी इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सिली मिस्टेक्स होती है, प्लीज़ उन सिली मिस्टेक्स को आप अपनी दूर कर लीजिए, एग्जाम पास हो जाओगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की भांति भारत के उपराष्ट्रपति भी उच्च सदन के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए वहाँ भी सीनेट जो है, वहाँ के क्या बोला जाता है? सीनेट बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा बोला जाता है उसी तरह वहाँ पे सीनेट बोला जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा हम देखेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु या बीमार की स्थिति में अधिकतम 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अब देखिए चलो मृत्यु हो गई, अगर मृत्यु हो जाती है तो 6 माह के अंदर इलेक्शन होना जरूरी है, लेकिन बीमारी की स्थिति ये अस्थाई है। भाई ये स्थाई नहीं है, अस्थाई है। ठीक है, तो अधिकतम 6 माह तक नहीं, अस्थाई स्थिति है, इसलिए ये वाला यहाँ पे गलत है। ठीक है, सभी परिस्थितियों में यह प्रावधान लागू नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 इसका गलत है, तो इसका आंसर होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, वो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा जिनका अभी बेसिक क्लियर नहीं है। बाकी फिर भी अब जिनको लग रहा है कि जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, वो अपने क्वेश्चंस को जाकर एक बार अपने उस टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए जो सिनॉप्सिस आपने बनाए होंगे। भारत में जिला योजना समिति की बात करते हैं तो जिला योजना समिति का 243 ZD में प्रावधान किया गया, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। क्या है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी? ये संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संवैधानिक निकाय है।
अब हम बात करते हैं भारत के संविधानों के। देखिए संवैधानिक है तो संविधानों के अनुरूप इसकी गठन किया जाता है, सही बात है। दूसरा है जिले पंचायतों नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही है। तीसरा इसका कार्य संपूर्ण जिले में विकास योजनाओं को करना। देखिए जब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है तो योजना विकास योजना ही तैयार करना होगा, बिल्कुल सही है। जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव जिले की पंचायतों नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये गलत है। देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए, क्योंकि ये जो प्रावधान है विधानमंडल तय कर सकता है। राज्य का जो विधानमंडल है वो प्रावधान बना सकता है किसके, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो कमेटी है उसकी संरचना के। यानी कि अब यहाँ पे देखो लेकिन कुछ शर्त होंगी। क्या शर्त होंगी? यहाँ पे जो 4/5 सदस्य होंगे वो पंचायत नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों में से द्वारा चुनाव होगा। तो यानी कि पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव होगा। कितना? 4/5 सदस्यों का। प्रतिनिधित्व कौन का होगा? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में प्रावधान है कि भाई उनका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। अध्यक्ष का चुनाव जो है निर्वाचन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है, तो ये गलत है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य है, वह उनके लिए आरक्षित सीट का चुनाव नहीं लड़ सकता। अब देखिए जो अनुसूचित, जो उनके लिए अनारक्षित यानी आरक्षित नहीं सीट है क्या उस पर, अब देखिए भाई हो सकता है SC ST और क्या वुमेन्स के लिए जो रिजर्वेशन किया जाता है तो वो तो किया ही जाता है, ठीक है। रिजर्व सीट पे तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन रिजर्व के अलावा भी अगर वो चाहें तो भाई किसी अनारक्षित सीट पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो आप समझिएगा ये इसका गलत होने वाला है। तो अब आप देखिए ये गलत है तो इसी से लगाइए। यहाँ तो कहता है दोनों सही है, दोनों सही है, तो ये तो गलत होने वाले हैं। कह रहा है कि एक सही है ये भी गलत है, तो आंसर आ गया आपका बी। पढ़ो मत, सीधा लिख दीजिए। आर्टिकल 32 में राज्यों में विधानसभाओं की अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 332 क्या कहता है भैया? SC ST और वुमेन्स के लिए आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया। आरक्षित सीट क्या होगी? SC ST की सीटों की संख्या जो विधानसभा में कुल सीटों की अनुपात में, यानी कि जितनी जनसंख्या है उसी जनसंख्या के अनुपात में भी विधानसभा में सीटें होनी चाहिए ST ST की जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क क्या है? तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में अभी 18 ऐसे प्लेसेस हैं उनको शामिल किया गया है। अब टोटल दुनिया में कितने हो गए? 213। और 213 कितने हैं? कुल 48 देशों में है, और भारत में ऐसा एक भी नहीं है। यह यूनेस्को का एक कार्यक्रम है जिसे उत्कृष्ट भूवैज्ञानिक विरासत वाले क्षेत्रों को मान्यता प्रदान करना और बढ़ावा देना होता है। हम देखेंगे दूसरा कि भारत का कोई भी जियो पार्क इस नेटवर्क में सूचीबद्ध नहीं है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी 1 और 2। अब ये क्यों है, क्या है? तो देखिए भूवैज्ञानिक विरासत का संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, भूविज्ञान शिक्षा में जागरूकता बढ़ाने के लिए, भू पर्यटन और सतत आर्थिक विकास के लिए ये है, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर है। अब बहुत से लोग कमेंट कर रहे होंगे क्योंकि ये वीडियो प्रीमियर में चल रहा होगा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं पढ़ क्या एक्चुअली मैं बाद में आपको इसका रिप्लाई भी दूंगा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, हम पढ़ेंगे। ये कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट क्या है? तो कुलशेखरपट्टिनम अभी देखिए दूसरा स्पोर्ट बन रहा है। मैं आपको अभी यहाँ कमेंट में पूछूंगा भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और कहाँ पर है वो मैं बता दूंगा, लेकिन उसका नाम आप बताएंगे। पहला जो है फर्स्ट कहाँ पे है? फर्स्ट है श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा के अंतर्गत है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, लेकिन आप इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह तमिलनाडु में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। और ये इसरो का दूसरा है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? और ये क्या कर रहे थे कि 2024 में इसकी प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला रखी थी, ठीक है। तो दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा केंद्र है। भूमध्य रेखा से इसकी निकटता के विशेष रूप से भूस्थिर उपग्रहों के लिए अधिक कुशल प्रक्षेपण में सहयोग करती थी कि कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर ग्रेविटी भी कम है, इस वजह से इसका ईजी होता है, ठीक है। तो इसलिए डी इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 क्या है? देखिए राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संविधान द्वारा उपयुक्त में से कितनी अर्हताओं का प्रावधान है? भैया राज्यपाल नियुक्त करने के लिए कितनी अर्हताएं होंगी, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। देखिए विधानसभा का योग्य बनने के सदस्य बनने के लिए, अब इससे पहले हम देख लेते हैं। देखिए प्रेसिडेंट के लिए कितनी एज चाहिए? आपको 35। गवर्नर यानी कि राज्यपाल बनना है तो कितनी एज चाहिए? 35। राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 एज चाहिए। आप लोकसभा में MP बनना चाहते हैं तो आपको आपकी 25 एज, आप इलेक्शन लड़ सकते हो। आप अगर MLA बनना चाहते हैं तो आपकी 25 एज, आप इलेक्शन लड़ सकते हो। अगर आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC में जाना चाहते हैं तो आपकी एज 30 होनी चाहिए।
ठीक है। अब ये समझिएगा, अभी कह रहा है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, तो इसके लिए भाई 25 है, तो इसके एज कितनी चाहिए गवर्नर के लिए, 35 एज चाहिए, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। वह उस राज्य का बाहर का व्यक्ति होना चाहिए जिसे नियुक्त किया जाता है। देखिए संविधान के प्रावधानों की पूछ रहा है भाई, संविधान में जो कौन कौन से प्रावधान है, तो संविधान में नहीं, एक सिफारिश के आधार पर कहा गया था कि भैया वो बाहर का राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। लेकिन परामर्श जो है सीएम से परामर्श करके इसको नियुक्त किया जाता है, तो ये भी यहाँ पे गलत होगा, किसका एक आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, राज्य मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडलीय समितियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। भैया मंत्रिपरिषद की समिति जो होंगी, मंत्रिमंडलीय समिति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, उसके आधार पर आर्टिकल 355 कहता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार संचालित होनी चाहिए, अगर संचालित नहीं होती है तो 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखिए ये आपातकाल के प्रावधान आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक अवश्य पढ़ लीजिएगा, एक बार सीधे आर्टिकल ही पढ़ लीजिएगा अगर बाकी कुछ नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद संबंधित राज्य के लिए कानून बनाने की अपनी शक्ति राष्ट्रपति को सौंप सकती है, बिल्कुल सही बात है। संसद की नियमित स्वीकृति के साथ किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। भैया अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकता। ये एक बार देखिए, पहली बात तो अगर ऐसी उद्घोषणा की जाती है तो उसे 2 माह में संसद अप्रूव करेगी, संसद अप्रूव करने के बाद में करेगी। और ये कहाँ पर आर्टिकल 357 का क्लॉज 2 जो है उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर अधिकतम इसे देखिए एक बार में ये 6 माह के लिए होता है और इसे मैक्सिमम 3 साल के लिए बनाया जा सकता है, ये अनिश्चित काल तक के लिए नहीं होगा, तो 2 इसका गलत है। भारत का उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति के बावजूद भी राज्य की विधानसभा को बहाल कर सकता है। देखिए अभी इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसा SR बोमई केस में ये कहा गया था, उसमें कहा गया था जब तक लोकसभा और राज्यसभा से स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक भंग नहीं किया जा सकता, और तब तक राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 356 के तहत कोई कार्रवाई अपरिवर्तनीय कार्रवाई अनुमेय नहीं होगी। यानी कि ध्यान रखिएगा मंत्रिमंडल को भी वो बहाल कर सकती है, यहाँ पे मंत्रिमंडल भी अगर लिखा होता तो भी सही होता, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संसद में शून्यकाल के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए शून्यकाल क्या है, तो शून्यकाल आमतौर पर आप लोगों को पता हो तो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के 12 से 1 बजे के आसपास तक ये चलता है। अब देखिए कभी कभी इसका टाइम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग अवधि हो सकती है। अब बात करेंगे यह संसद के सदस्यों के लिए बिना किसी पूर्व सूचना के किसी मामले को उठाने के लिए उपलब्ध एक अनौपचारिक साधन है। शून्यकाल अनौपचारिक साधन है। देखिए 2 चीज़ें कह रहा है, ठीक है, संसद में बिना किसी पूर्व सूचना के, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप पॉइंट समझिएगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि भैया कोई सूचना की पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती, अनौपचारिक साधन है, बिल्कुल एक सही है। दूसरा यह प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है, पहला घंटा नहीं होता भैया, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो घंटा चलता है वो चलता है प्रश्नकाल का, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कैसा है, ये अब शून्यकाल अनौपचारिक है, लेकिन प्रश्नकाल कैसा है, अब याद रखिएगा औपचारिक साधन है प्रश्नकाल। इसमें पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है, यानी कि ये संसदीय नियमों में है भैया, यानी कि औपचारिक है तो ये संसदीय नियमों में है। अब यही यहाँ स्टेटमेंट आ जाती है कि ये संसदीय नियमों में इसका उल्लेख है, तो ये संसदीय नियमों में इसका उल्लेख नहीं है, यह परंपरा में विकसित किया गया है शून्यकाल। आंसर होगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, देखिए प्रावधान भारतीय संविधान में उल्लिखित है, तो भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधान पूछें, किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्या आपको सही लगता है? आर्टिकल 164 में क्या लिखा हुआ है, 164 क्लॉज 1 में सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ठीक है। और दूसरा है, देखेंगे हम, किसी राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है, बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 156 के क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है, और ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1 और 2 तो बिल्कुल सही है, संविधान में है। अब 1 और 2 तो हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल को 5 वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर अपना पद त्याग करना पड़ता है, भले ही उसका उत्तराधिकारी न चुना गया। ऐसा नहीं है, जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं चुना गया तब तक वो खुद राज्यपाल रहते हैं, तो ये यहाँ पे गलत होने वाला है, आंसर होगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राय सुर्खियों में रहने वाला बिटकॉइन हाफिंग क्या है। देखिए बिटकॉइन हाफिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर अब हाफिंग से ही आप समझ लीजिएगा, इसका आंसर आप लगा सकते हो भाई 50% तक कम करना माइनर से, ठीक है। ये क्या करते हैं माइनर से, देखिए अब बहुत सारे सिस्टम्स लगाते हैं। अब कौन से सिस्टम होते हैं ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोडस नामक कंप्यूटरों का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर का पूरा नेटवर्क होता है नोडस, वो क्या करते हैं, ये माइनिंग करते हैं। अब माइनिंग करते हैं और उसके
आधार पर इनको, जो जैसे आप माइनर है, आपने एक प्लांट लगा लिया घर में, माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर से इनोडस नामक कंप्यूटर लगा लिए, अब माइनर कर रहे हैं, अब आपको रिवॉर्ड के रूप में क्या होता है, रिवॉर्ड के रूप में आपको बिटकॉइंस मिलते हैं कुछ, ठीक है। अब ये ऐसी घटना क्या करती है, बिटकॉइन हाफिंग की लगभग हर 4 साल के आसपास में ये घटना घट जाती है। अभी क्या होता है, लगभग देखिए सीमित है, लगभग 2,10,000 ही पॉइंट्स, एक तरह से पॉइंट समझ लीजिए बिटकॉइन है। अब इनसे इन्हीं की माइनिंग चलती रहती है, माइनिंग चलती रहती है। अब ये क्या करना है, देखिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना इनका काम है। हाफिंग से रिवॉर्ड कम दिया जाता है। हाफिंग क्या है भाई, जो रिवॉर्ड मान लीजिए पहले 10 बिटकॉइन दिए जा रहे थे, अभी क्या हाफिंग करके 5 बिटकॉइन दिए जाए। अब क्या है, लोग प्रेरित कम होंगे और इन्फ्लेशन कम होगी, तो 5 दिए जाएंगे, प्रेरित कम होंगे, इन्फ्लेशन कम होगी, नए बिटकॉइन आने में यहाँ पे देरी होने वाली है। तो इसका आंसर होने वाला ए। ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट टॉपिक को समझना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिनको नहीं पता होगा एक बार बिटकॉइन डालिएगा, गूगल पे पढ़ाई करिएगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी EMP मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS 2024 क्या है भैया, देखिए ये फिक्स टाइम के लिए चलाई गई थी, इसके लिए फंडिंग की गई थी ओनली 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए की यहाँ पे सिर्फ केवल 500 करोड़ रुपए यानी कि सीमित निधि यहाँ पे रखी गई थी। और ये कितने 4 माह के लिए चलाई गई थी। 4 माह कब से, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक के लिए चलाई गई थी। किसके लिए चलाई गई थी, दोपहिया और तिपहिया के लिए। यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। सही बात है, देखिए याद रखिएगा, अब आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समझ के आप ऐसा मत समझ लीजिए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय ने चलाया होगा, ठीक है। तो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा देखेंगे, इसे 2 पहिया और 4 पहिए दोनों वाहनों के लिए किया गया सब्सिडी है। तो नहीं भैया 4 पहिया नहीं, सिर्फ 3 पहिया, यानी कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर इनके लिए है। अभी ध्यान रखिएगा, जो ये डेट है इसी के बीच में इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसी के बीच में मैन्युफैक्चर्ड होनी चाहिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और रजिस्ट्रेशन इसी डेट के बीच में होना चाहिए। और सीमित निधि है 500 करोड़, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नहीं बी, सॉरी बी आंसर होने वाला है, क्योंकि 4 पहिया नहीं 2 तिपहिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए मैंने कहा था भाई आप ये आपातकाल वाले जो आर्टिकल्स हैं इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर फिर क्वेश्चन आया, संविधान में 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब भारत के संविधान में अनुच्छेद 359 के तहत में राज्य अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों पर लगी समस्त सीमाओं से मुक्त होगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझे होंगे। तो ये यहाँ पर गलत होगा, सभी सीमाओं से मुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार आपात की पूरी अवधि के दौरान पूरे देश में स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 358 में कहा गया है, लेकिन भारी आपातकाल में जोड़ा गया था यहाँ पर आर्टिकल। इसके लिए अभी आप 44 कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 2 इसका सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न केवल विधायिका बल्कि कार्यपालिका भी अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला था, आंसर होगा बी। आप एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा इस वाले आपातकाल के प्रावधानों को। नगर पालिका के संदर्भ में क्वेश्चन है, नगर पालिका के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊंगा इसको एलिमिनेट करने के, समझिए। आपको स्टेटमेंट में देखिए 3, ठीक है, और देखिए यहाँ पे 3 गलत दिया हुआ है, ये है होने वाला है 3, ठीक है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे 3। देखिए 3 यहाँ पे पढ़िए। देखिए नगर पालिका में चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत का नहीं भैया, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये वाले तो गलत हो गए, सीधा आंसर ए आने वाला है, 1 और 2। तो नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। प्रत्येक नगर पालिका के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नगर पालिका क्षेत्र में उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं। बिल्कुल सही बात है, सीटें आरक्षित होती हैं। साथ में महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। विधानमंडल जो है आरक्षित करने का प्रावधान भी कर सकता है, किसके लिए, SC ST और वुमेन्स के लिए कर सकता है। यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते थे, आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से पैरास्टेटल निकायों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखिए पैरास्टेटल निकाय ऐसे निकाय होते हैं जो कि अपूर्ण रूप से, आंशिक रूप से सरकार के स्वामित्व वाले निगम एजेंसियां होती हैं। तो इसका आंसर देखो बी होने वाला है। ऐसे कि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है। तो पूर्ण या आंशिक रूप से, कौन से, ध्यान रखिएगा, पूर्ण या आंशिक रूप से, ठीक है, ऐसे शब्द मिल सकते हैं आपको। तो इसका बी आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, अब ये देखिए कुछ पूछा हुआ है यहाँ पे।
संगठन पूछे, मंत्रालय पूछे। देखिए इसरो क्या किसी मंत्रालय के अधीन काम करता है? अगर आपको पता होगा तो भैया इसरो किसी मंत्रालय का अधीन काम करता है। इसरो जो काम करता है अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करता है। किसके? देखिए भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग है, ठीक है। तो किसके विभाग? भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग है, उसके अधीन ये काम करता है। अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था? 1972 में। और अब जो अंतरिक्ष विभाग के अधीन का इसको डायरेक्ट कौन देखते हैं भैया? प्रधानमंत्री देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे मैच नहीं होता है, सभी तीन तो नहीं होंगे। भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण जो है भैया ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। कब बना था ये? 1861 के अंदर में बना था। अब ध्यान होगा इसका पहला कौन थे भैया? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये किससे काम करता है? ये आमसर एक्ट है, आमसर एक्ट जो 1958 है, ये ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म आप देखते रहिएगा, ठीक है। आमसर एक्ट 1958 1861 में इसका गठन हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग क्या है? इसका 1875 में इसका गठन हुआ था। ये किसका अधीन काम करता है भैया? ये करता है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन, पर्यावरण मंत्रालय तो आप वैसे भी नहीं लगाओगे, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र है, जिसमें IMD भी उनमें से एक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों, आई होप आपको नजर आएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों के संदर्भ में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा किए गए परिवर्तन, ठीक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भाई इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार आती है, तो वो जो 42 में जो कुछ ऐड किया था उसे 44 में सुधार किया गया, ठीक है। राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, जोड़ा था, लेकिन अब आपको बताऊं सिली मिस्टेक होगी, केवल मंत्रिपरिषद नहीं है भैया, मंत्रिमंडल है, ये ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल क्या देखिए, ये मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिमंडल है, ठीक है। यहाँ मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य में स्टेट मिनिस्टर और स्टेट का स्वतंत्र प्रभार वाला मिनिस्टर, यहाँ पर 3 तरह के मिनिस्टर हैं, ठीक है। और ये ब्रिटिश की परंपरा है एक तरह से मिनिस्टर्स की जो ये सूची है, ठीक है। तो राष्ट्रपति यहाँ पे ये तो गलत हो गया आपका, एक गलत हो गया। अब देखिए आप सॉरी एक आपने गलत किया, आपके पास 50 हो गया, या तो 2 और 3 आंसर है या 2 और 4 आंसर होने वाला है। संसद द्वारा प्रारंभिक अनुमोदन के 6 माह के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता के लिए समय समय पर संसदीय अनुमोदन का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही बात है भैया, अनुमोदन का प्रावधान किया गया पहले जो था। इस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संसद के अनुमोदन के अधीन उद्घोषणा को रद्द किए बिना इसे संशोधित करना संभव बना दिया था। बिल्कुल सही है। इस प्रावधान को जोड़ा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी निर्दिष्ट भाग के लिए की जा सकती है। भैया ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था 1976 में, ध्यान रखिएगा। तो 4 इसका नहीं होना, आंसर होने वाला है इसका बी। नेक्स्ट बी में इसमें क्या देखेंगे, देखिए इसमें 3 आर्टिकल 52 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया, और इसमें आर्टिकल 20 और 21 में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, ये ऐड किया गया। आपात की न्याय समीक्षा की जा सकती है, जिससे 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में हटा दिया गया कि भाई न्यायिक समीक्षा आपातकाल की नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें इस प्रावधान को समाप्त किया गया 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। PAS शब्दावली का सर्वोत्तम अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते क्या होते हैं भाई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स तय करता है, पहले से भविष्य में होने वाले हैं कुछ परिवर्तन होते हैं। ये कैसे होते हैं ये ध्यान रखिए, एक पक्षीय होते हैं, द्विपक्षीय होते हैं, बायलैटरली हो सकते हैं, यानी कि बहुपक्षीय भी होते हैं। एक पक्षीय कौन? यानी कि एक सिर्फ एक कंपनी मान लीजिए, एक वहाँ का कराधान की जो अथॉरिटी है वो मान लीजिए। दूसरा द्विपक्षीय क्या है? एक यहाँ पे हो गया, एक कराधान की अथॉरिटी हो गई, कंपनी ए होगी, कराधान की अथॉरिटी हो गई, दूसरा उसका कोई संबंध कोई कंपनी या निगम क्षेत्र कोई जो भी होता है, ये द्विपक्षीय हो गया। इसी तरह से बहुपक्षीय भी होता है। देखिए कराधान उचित अंतरण के भुगतान अंतरण मूल्य निर्धारण पद्धति पर करदाता और कर प्राधिकरण के बीच में समझौते होते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बी सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 38। स्वतंत्रता के बाद अवधि की निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। देखिए निम्नलिखित अवधि पर विचार करते हैं। देखिए PK थुंगन समिति, VN गाडगिल समिति, मणिशंकर अय्यर समिति, KM पदम नाम भैया समिति। देखिए ये जो समिति थी भैया पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समितियाँ पूछें। ये समिति जो थी देखिए P से याद रखिएगा, पुलिस विभाग से सुधारों से संबंधित थी। संरचनात्मक सुधार, पैसे यहाँ पे पैसे पुलिस ऐसे याद रखिएगा। तो 4 आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। आपका आंसर आ गया C 1, 2, 3। यानी कि थुंगन समिति कब बनाई गई थी? अब देखिए थुंगन ध्यान रखिएगा 1989, गाडगिल समिति 1988 में बनी थी, और मणिशंकर अय्यर समिति 2004 में बनाई गई थी। ये याद रखिएगा। त्रिस्तरीय संरचना की बात है, गाडगिल समिति के आधार पर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में संदर्भ में पूछा है। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के अनुपस्थिति होने की स्थिति में वह किसी भी सदस्य
को इसकी कार्रवाई की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। देखिए अब आप समझिए कि भैया एक इनका पैनल बनाया जाता है, जैसे कि पहले अध्यक्ष रहेंगे, फिर उपाध्यक्ष रहेंगे, फिर उसमें एक पैनल होगा, उसमें कई लोग रहेंगे, ठीक है। ये हैं तो ये नहीं है तो इनकी अध्यक्षता ये करेंगे, ये भी नहीं है तो इनमें से कोई एक आदमी जाएगा वो अध्यक्षता कर लेगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं करेंगे। लेकिन जब पद रिक्त हो तब, यानी कि अगर मान लीजिए पद रिक्त हो गया, यानी कि अनुपस्थिति की बात कर रहा है, अगर यहाँ पे लिखा हो तो पद रिक्ति है, पद रिक्त हो चुका है, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है या त्यागपत्र या ऐसा कुछ हो सकता है। पद रिक्त किन परिस्थितियों में होगा, तो अनुपस्थिति की स्थिति में तो नहीं होगा, तो राष्ट्रपति नहीं करेंगे भैया इस समय। तो ये तो यहाँ पे एक गलत होने वाला है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को, अब देखिए एंग्लो इंडियन का जो है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है आपका 2019 में, तो वहाँ पर एंग्लो इंडियन का जो ये आरक्षण का प्रावधान था ये समाप्त हो गया, तो इसलिए इसका आंसर होने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। केंद्र और राज्यों के बीच में कार्यों के पारस्परिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पारस्परिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है केंद्र और राज्य में। कोई एक राज्य संसद के राज्य के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध नहीं कर सकता। भैया कोई एक राज्य तो कानून बनाने का अनुरोध नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। देखिए आर्टिकल 252 में लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक राज्य कोई ऐसा कहेंगे तब वो कानून बना सकते हैं, तो ये तो आपका सही हो गया। दूसरा हम देखेंगे, केंद्र के कार्यकारी कार्यों को राज्य की सहमति के बिना उस राज्य को नहीं सौंपा जा सकता। भैया उस राज्य को सौंपा जा सकता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। संसद कब करेगी, संसद कानून के माध्यम से सौंप सकती है। तीसरा देखेंगे, राज्य किसी समझौते के तहत कानून के माध्यम से कार्यकारी कार्यों को केंद्र को सौंपता है। भैया राज्य की पावर बढ़ रही है, राज्य चाहे तो किसी समझौते के तहत में सीधा कानून के भेज दिया, नहीं, ये भी यहाँ पर गलत होगा, ऐसा राज्य नहीं कर सकता। देखिए केंद्र की सहमति से ऐसा राज्य कर सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति केंद्र के कुछ कार्य को राज्य की सहमति से राज्य को सौंप सकता है, और ऐसे ही राज्यपाल केंद्र को केंद्र की सहमति से सौंप सकता है। तो इसी आधार पर हम देखेंगे तो ये बी और 2 और 3 गलत होगा, आंसर होगा केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए पंचायत के पूछा हुआ, पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 यानी कि पेसा एक्ट के बारे में पूछा। ये देखिए ग्राम सभा की शक्तियों पर विचार की बात कर रहा है। ग्राम सभा की शक्तियों की बात कर रहा है, पेसा एक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर पंचायतों के लिए यहाँ पर विस्तार किया जाता है, यानी कि इसका शेड्यूल एरियाज़ का, यानी कि अनुसूचित जो क्षेत्र है उनका विस्तार किया गया है। ये क्या भाग 9 की बात है, भाग 9 का विस्तार है, ये भी समझ लीजिएगा, भाग 9 याद रखिएगा ध्यान से। अभी हम देखेंगे कि यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श करना अनिवार्य करता है। बिल्कुल सही है भैया, वहाँ की भूमि पर जो राइट है उनके हैं, तो परामर्श करना अनिवार्य करता है। यह अधिनियम ग्राम सभा को लघु वनोपज का स्वामित्व प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, करता है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में हथियारों और गोला बारूद की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। ये यहाँ पे गलत है भैया, शराब का वो करता है, ठीक है, शराब का नियंत्रण वो वहाँ पे करता है। तो ये 3 तो ये भैया सेंटर या स्टेट के जो कानून होते हैं उनके द्वारा विनियमित किया जाता है, तो इसलिए आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 42। यहाँ पर कुछ प्रस्ताव दिए हैं। देखिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार के प्रस्ताव दिए गए हैं। एक है नीति निर्मोदन कटौती प्रस्ताव, मितव्ययिता कटौती, सांकेतिक कटौती, ठीक है। तो संसदीय प्रक्रिया में है ये। और देखेंगे यहाँ पे कि नीति निर्मोदन प्रस्ताव क्या है, सरकार की विशेष नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक बिल्कुल सही मैच है। मितव्ययिता कमेटी मांग की राशि को एक विशेष मात्रा तक कम कर देना है, ये भी सही है। सांकेतिक कटौती को होती है यहाँ पे मांग की राशि में, यानी कि सिर्फ 100 रुपये की कमी कम करना है, यानी कि मान लीजिए किसी ने कहा कि 1 लाख रुपए, तो इसमें से सिर्फ 100 रुपये कम करने की बात ये करते हैं, सांकेतिक कटौती की बात करते हैं, यानी कि किसी विशेष शिकायत की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इसके सभी तीनों सही मैच हैं, ध्यान रखिएगा, सी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। आप लोग भी अटेम्प्ट करते रहिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत का सबसे पुराना विभाग है भैया सर्वेक्षण विभाग जो है, देखिए 1767 में बना था, ये 1767 में बना, बिल्कुल सबसे पुराना विभाग है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये पहला सही है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौन सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो 2 यहाँ पे गलत है। इसका मुख्यालय उत्तराखंड के मसूरी में, गलत बात है, देहरादून में है, ठीक है, देहरादून के अंदर में इसका मुख्यालय है। पहले क्या थे, देखिए जब 1950 के अंदर इसके कितने 5 निदेशालय थे, अभी जो है वर्तमान में टिल डेट तक कितने हैं 22 निदेशालय हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केवल एक सही आंसर होने वाला। हाल ही में क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव चला है भैया, तो क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव क्या है, तो UNDP के द्वारा चलाया गया, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में कब चलाया गया, आर्थिक सामाजिक परिषद के चैम्बर में इसका शुभारंभ किया जाता है, न्यूयॉर्क स्थित इनकी आर्थिक और सामाजिक परिषद UNDP की कहाँ पे, अभी भी ध्यान रखिएगा, UNDP की आर्थिक सामाजिक परिषद न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो
क्या करना है। तो एनडीसीज होते हैं, एनडीसीज आपको पता होगा एनवायरमेंट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होते हैं विकासशील देशों के लिए। तो अब इनको आप देखेंगे तो इनका जो है दूसरा राउंड होने वाला है 2025 में। तो इनका सेकंड राउंड कब होने वाला है? 2025 में, ठीक है। पेरिस समझौता आपने पढ़ा होगा, तो एक क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव से है। तो पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को बढ़ाने के लिए देशों का समर्थन करने के लिए यूएनडीपी की पहल है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक मिनट, पंचायत यानी कि पेसा एक्ट के बारे में है। पेसा एक्ट 1996 के प्रावधानों पर बात करता है। निम्नलिखित दिए गए कूटों का प्रयोग सही कीजिए। राज्यों पर लागू होते हैं, तो कौन से राज्यों पर लागू होते हैं? देखिए अब जो है शेड्यूल 5 में 10 राज्य दिए हुए हैं, 10 राज्यों में लागू होता है, जिसमें से कि आपका गुजरात है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड इसमें नहीं है, तो 4 एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर आएगा आपका 1, 2, 3। अभी इसके साथ में कौन है? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, 10 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। देखिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बात मैं पहले बता चुका हूँ। मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है। समझेंगे कि भारत में मंत्रियों को लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोनों शामिल होते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए कि भाई राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब मंत्रियों की नियुक्ति कौन करवाता है? भैया पीएम करवाता है, पीएम की सिफारिश पर की जाती है। तो व्यक्तिगत पीएम ने मान लीजिए 10 मंत्री हैं, भाई ये दिक्कत कर रहा है, तो पीएम ने कहीं राष्ट्रपति से प्रेसिडेंट से कहा, राष्ट्रपति जी से कहा कि भैया इसको हटा दो, तो वो क्या है, इसको मंत्री के तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो इनको ये तुरंत हटा देंगे, भैया ठीक है तू हट जा। तो इसीलिए यही कह रहा है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोनों होता है। भैया सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है, जैसे पीएम कहते भैया मैं अपना त्यागपत्र देता हूँ तो सारे समाप्त, ठीक है। तो इसीलिए ये देखेंगे तो पहला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखेंगे, वर्तमान में प्रधानमंत्री की मृत्यु और त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिमंडल का अन्य मंत्रिपरिषद के विघटित हुए बिना उसके कार्यभार का पद ग्रहण कर सकता है। तो देखिए इससे क्या है, मंत्रिमंडल विघटित हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा मंत्रिमंडल भी यहाँ पे विघटित हो जाती है। तो दूसरा यहाँ पे गलत होगा, पहला सही है। तो किसका आंसर होने वाला है? केवल 1। अगर मृत्यु होती है, त्यागपत्र होता है, तो मंत्रिमंडल विघटित होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। किसी गांव या गांव के समूह को ग्राम सभा। देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पढ़ेंगे उपयुक्त में से परिच्छेद में इस अधिनियम में स्वैच्छिक प्रावधान कौन से। देखिए कुछ प्रावधान स्वैच्छिक होते हैं, कुछ क्या कहते हैं ऐसे प्रावधान है जो अनिवार्य हैं। तो जो अनिवार्य प्रावधान है मैं एक बारी वर्बली बोल दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। जो अनिवार्य प्रावधान है यानी कि हर 5 साल में चुनाव होंगे, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग बनाएगा। गाँव या गाँव के समूह ग्राम सभा बना सकते हैं। त्रिस्तरीय संरचना होगी, गाँव, मध्यवर्ती, जिला और मध्यवर्ती और जिला पे अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा अध्यक्ष का। ध्यान रखिएगा एज इसके लिए मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। SC ST और महिलाओं के लिए 1 आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होना चाहिए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल के बाद में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। कार्यकाल 5 साल के पूरे होने से अगर पूरा नहीं होता है तो 6 माह पर इसका चुनाव किया जाएगा। ये अनिवार्य प्रावधान है, ठीक है। तो देखिए ग्राम सभा का गठन है, अनिवार्य प्रावधान है। यहाँ पूछा स्वैच्छिक है तो ये यहाँ पे गलत होगा। ग्राम सभा का ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्यों का प्रदान करना, तो ये भी यहाँ पे स्वैच्छिक प्रावधान है। तो ग्राम सभा को कितनी शक्तियाँ आप यहाँ पे प्राप्त करने की बात कर रहा है, ठीक है। तीसरा पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन, ये भी गलत हो गया। ये अनिवार्य प्रावधान है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता देना, ये भी स्वैच्छिक प्रावधान है। तो इसका आंसर होगा सिर्फ 2, केवल 2 और 4 इसका सही है। अब देखिए स्वैच्छिक प्रावधान कैसे हैं, विभिन्न सत्रों पर यानी कि MP MLA का कितना प्रतिनिधित्व देना है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण करना है। देखिए ध्यान रखिएगा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण यहाँ पर स्वैच्छिक प्रावधान है, ठीक है। और वित्तीय अधिकार यानी कि पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान करने हैं। स्वशासन की इकाई के रूप में स्वायत्ता देना है। 11 शेड्यूल के जो 29 विषयों में से निर्दिष्ट कार्य करने की शक्ति और उत्तरदायित्व दे देना है। 243H में राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों पर कर, शुल्क, प्रशुल्क, पथकर आदि संग्रहित करना, विनियोजित करना, अपना कोष बनाना आदि आदि सब चीज़ें बताई जाती हैं। एक बार आप
गूगल कर लीजिएगा अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधान कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 संसदीय पदों के संदर्भ में पूछा हुआ है। देखिए, सदन के नेता के पद का उल्लेख लोकसभा में प्रक्रिया कार्य संचालन नियमों में क्या हुआ है। भैया सदन का नेता कौन है, लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया नियमों में क्या सदन का नेता कौन होगा भैया, प्रधानमंत्री सदन का नेता, ध्यान रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में किया गया। देखिए प्रधानमंत्री हमारा राज्यसभा से भी बन सकता है, संचालन नियमों में किया गया है। विपक्ष के नेता का पद का उल्लेख एक संविधि में तहत किया गया था। देखिए सही बात है, विपक्षीय नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। सचेतक विहप क्या होता है, उसे उल्लेख भारत के संविधान में किया गया। सचेतक का कोई उल्लेख नहीं किया है संविधान में, ना सदन के नियमों में उसका उल्लेख है। ये अपने के दल के द्वारा नियुक्त किया गया है। दल का एक पद होता है। ये दल के सदस्यों के बीच में अनुशासन, शिष्टाचार सुनिश्चित करना, उत्तरदायित्व करना, जैसे सदन के सत्र में वो भाग लेना है, अपने जो सदन अपने दल ने जिसका कहा उसके में वोट करना है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों के सचेतक का कार्य होता है। तो ये गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 ग्लोबल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। तो ग्लोबल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC 2024 के संदर्भ में UNEP के द्वारा आयोजित किया जाता है तथा पक्षियों की देखी गई प्रजातियों के बारे में जानकारी एकत्र करने हेतु वैज्ञानिकों की पक्षियों की आबादी और वितरण को ट्रैक करने में मदद करता है। तो ध्यान देखिए, दूसरा देखेंगे, भारत में 2024 में पहली बार इसका आयोजन किया गया। अब आप समझिए कितने बर्ड भारत में आते हैं, इतने साइबेरियन बर्ड आते हैं, इतने डाइवर्सिटी भारत में है। तो पहली बार तो भारत में नहीं किया होगा। GBBC के अनुसार भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो सी बिल्कुल सही है, भारत में बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं। सी इसका सही आंसर होने वाला है। पहला देखेंगे UNEP के द्वारा नहीं, इसे देखिए आयोजन कौन करता है, कार्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी, नेशनल ऑडबोन सोसाइटी और बर्ड्स कनाडा इसको करती हैं। हर 4 साल में किया जाता है। एवरी ईयर किया जाता है, हर साल किया जाता है, एवरी ईयर किया जाता है इसको। और कब किया जाता है, फरवरी में किया जाता है। कितने 4 दिन के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। जब इसकी स्थापना कब होती है, 1998 में स्थापना होती है, तभी से भारत इसमें ऐड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले क्या है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको ऊपर बताया है @UPSC विद हरीश सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है, सेम नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो हरीश_6969 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ये भी आप सर्च करके वहाँ कर सकते हो। और देखिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और बाकी आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, जो प्लेलिस्ट दी हुई है वो भी आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो का ये पार्ट 1 था। अभी पार्ट 2 इसका जल्दी आने वाला है, जिसमें 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी लेट हो गया थोड़ा सा, बिकॉज मुझे कुछ इश्यूज़ हो गए थे, इस वजह से हेल्थ इश्यूज़ थे फैमिली के वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन के संदर्भ में राष्ट्रपति राज्यसभा में 6 वर्ष की अवधि के लिए 12 सदस्यों का नाम निर्देशित करता है। बिल्कुल सही बात है, कला साहित्य विज्ञान के आधार पर इसे किया जाता है। आर्टिकल 80 के क्लॉज 1 में दिया गया है, तो बिल्कुल सही है। अभी जैसे सुधा मूर्ति जी को 12वां मेंबर से यहाँ पर नाम निर्देशित किया गया था। दूसरा देखेंगे, राज्यसभा के नाम निर्देशित सदस्यों को उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार है। भैया देखिए सुनो, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में तो मत दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के में नहीं दे सकते। राष्ट्रपति के इलेक्शन से इन्हें बाहर रखा जाता है, ठीक है। और ये अपना पद त्याग कब करते हैं, कदाचार अन्य कारणों से राष्ट्रपति पद त्याग कर सकते हैं, मृत्यु होने पर, ठीक है। आर्टिकल 54 में आपका राष्ट्रपति के इलेक्शन दिए गए हैं। आर्टिकल 54 और उपराष्ट्रपति के आर्टिकल 66 में चुनाव से संबंधित बातें दी गई हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा एक बारी, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।